ओके स्टूडेंट्स, सो वो हमारा लेक्चर 1 to 4 था। अभी हम 5 to 8 की रिकॉर्डिंग है। इसमें मैनेजमेंट की जो बुक है ये जॉन की 12th एडिशन, इससे हमने ये लेक्चर मैंने बनाया हुआ था आप लोग के लिए 5 to 8 वाला। ये हमारा वो है कि जी आज का जो लर्निंग डैशबोर्ड है नंबर 1 वर्किंग टुडे में। आजकल के दौर में जो काम हो रहा है, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, एथिक्स, डाइवर्सिटी, कैरियर्स एंड फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आते हैं, जिसमें व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, चेंजिंग नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फिर मैनेजर्स, व्हाट आर मैनेजर्स, लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, जो कि हमने लास्ट उसमें थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था। मैनेजमेंट प्रोसेस, लर्निंग, ये एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल फ्रॉम लेक्चर स्लाइड नंबर 4। टैलेंट में बेसिकली अगर आप देखें, ये हमारे पास वर्किंग टुडे वाला टॉपिक है। सो टैलेंट में बेसिकली हम देखते हैं कि जो पीपल होते हैं एंड देयर टैलेंट्स आर अल्टीमेट फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जितना एक बंदा जो है तो वो टैलेंटेड होता है, उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, उतनी ही वो काम अच्छे तरीके से बेटर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सकता है, उतने ही वो बाकी लोग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है। सो टैलेंट बेसिकली ये कहते हैं कि जी एक अल्टीमेट एक फाउंडेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए। सो मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं सो वो टैलेंटेड पीपल्स को हायर करे। फिर इसमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी आता है एंड वर्कर्स की नॉलेज भी आती है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल ये बेसिकली एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है और शेयर्ड नॉलेज ऑफ वर्क फोर्स दैट कैन बी यूज टू क्रिएट वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने कहा ना कि ये कलेक्टिव ब्रेन पावर है, मतलब एक टीम होती है, उसमें 2 या 3 या 4 जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, वो एक-दूसरे के साथ डिस्कशन करती है, कम्युनिकेशन होती है उनके दरमियान, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है। सो जितनी ही ज़्यादा शेयर नॉलेज नॉलेज की शेयरिंग ज़्यादा होगी तो उतनी ही हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है और उतनी ही आपके एक काम के लिए एक वैल्यू क्रिएट होती है। हम इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल। दूसरी तरफ हमारे पास ये वर्कर का जो नॉलेज है, सो वो एक क्रिटिकल एसेट्स है उसका माइंड जो होता है, किसी भी एम्प्लॉय का जो माइंड है वो एक क्रिटिकल एसेट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो नॉलेज होती है। सो मेक श्योर कि जो एम्प्लॉयर होता है वो इसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल में ऐड करे, ताकि जितना एक नॉलेजेबल वर्कर होता है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आप लोग उसको ऐड करते हैं, उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी या वैल्यू की इंक्रीज होती है एंड देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। मतलब उस एक टैलेंटेड बंदे को आप एक टीम में हायर करते हो, फिर वो शेयरिंग करता है इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, एंड देन बाकी लोग के टैलेंट में भी इजाफा होता है। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें, सो टेक्नोलॉजी जो होती है, ये आईक्यू, ये किसी भी एम्प्लॉय की, एक बंदे की एबिलिटी होती है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना या उसके साथ इन्फॉर्म रहना। इसमें देख लें, अगर हम लेट सपोज देख लें अभी आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, लेट सपोज कोविड का पीरियड था। सो हमने जो टीचर्स हैं उन लोगों ने आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस थ्रू जूम शेयर की, थ्रू गूगल मीट शेयर की। फिर अब वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर उसके अगेंस्ट जो है तो आप लोगों के लिए वो यूट्यूब पे अपलोड होगी, फिर आप उसको पढ़ते, अब ये टेक्नोलॉजी की यूजेज है। ठीक है, सो ये एक एबिलिटी होती है कि आपने टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। इसमें हम बेसिकली इन सब चीज़ों को देखते हैं कि जी आप लोगों ने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, आप लोगों ने वर्चुअल टीम्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, आप लोगों ने ऑनलाइन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, आप लोगों ने अपनी सेल्स हिस्ट्री के बारे में इन लोगों ने एग्जांपल दिए, चेकिंग इन्वेंट्री आप लोग करते हो, सेल्स ट्रांजैक्शन आप लोग देखते हो, वर्चुअल टीम्स टेलीकम्यूटिंग के बारे में भी जिक्र है। फिर अगेन इफेक्टिव यूज ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, डेटाबेसेस, जॉब सर्चिंग, रिक्रूटमेंट। ये जितना एक एम्प्लॉय या एक बंदा टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट होगा, इन्फॉर्म्ड होगा, उतनी ही ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि वो डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करता है, वो उसको डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको डिफरेंट इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के पास उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें, सो एक वर्ल्ड वाइड इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, फ्लोज, प्रोडक्ट, मार्केट्स, बिजनेस कंपटीशन दैट कैरेक्टराइजेज आवर इकोनॉमी। इसमें अगर हम देखें, सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली एक कंपनी जो होती है, एक बिजनेस जो होता है वो अपने अंदर एक इंटरनेशनल बिजनेस की डेवलपमेंट मतलब शुरू कर देता है। क्यों करता है कि वो एक दूसरी इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे वो ऑपरेट करना शुरू कर दे। सही है, मैं इस जगह पे एक बिजनेस कर रहा हूँ, फिर वही बिजनेस की ब्रांच या उसको मैं दूसरी जगह पे भी ओपन करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अब वो डेवलपमेंट वो बेसिकली मेरी इकोनॉमी को भी कैरेक्टराइज करता है, वो मेरे कंपटीशन को भी देखता है, मेरे मार्केट्स को भी देखता है, रिसोर्सेज फ्लो को भी मैं देखूंगा। इस तरीके से आप लोग अपने ग्लोबलाइजेशन को
एम्पावर कर सकते हैं। आप अपनी कंपनीज़ को आगे ग्लोबली रिनोन बना सकते हैं। जॉब माइग्रेशन occurs when a firm shift jobs from one country to another country। अगेन वही बात आ गई इसमें। एक कंपनी लेट्स सपोज़ ब्रेंज है, वो अफ़गानिस्तान में अपनी एक यूनिवर्सिटी खोल ले, किसी और कंट्री में अपनी बांग्लादेश में खोल ले, इंडिया वगैरह में, किसी भी कंट्री में अगर वो अपनी ब्रांच ओपन करता है, सो यहाँ पे हम एम्प्लॉय की शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की। सो वो हमारे इकोनॉमी पे भी उसका इफेक्ट होगा, हमारे प्रोडक्ट पे भी उसका इफेक्ट होगा, हमारे रिसोर्सेज पे भी उसका इफेक्ट होगा, लेकिन वो इफेक्ट पॉजिटिव होगा। सो ग्लोबलाइजेशन से हमारी ये मुराद होती है। फिर एथिक्स, कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट। जिस तरह आपको पता होता है कि जी किसी भी बिहेवियर के बारे में हमें अखलाकियात क्या कहती हैं, ठीक है? एक चीज़, लेट्स सपोज एक पॉइंट है जो कि लीगल होगा बट वो अनएथिकल होगा। लेट्स सपोज ये जो टीचर्स होते हैं, ये मतलब आप लोग अगर दें कि हम लोग जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स को थ्रू पेमेंट पब्लिश करवाना, एक तो जर्नल की अपनी फीस होती है, दूसरे लोग कुछ पेमेंट दे के करवा देते हैं, सो वो अब मतलब एन वन टाइम इट इज़ लीगल बट ये अनएथिकल है, ठीक है? कि अपना काम किसी और के थ्रू करवाना। अभी आप लोगों की क्लास है लेट्स सपोज, और आप अपने क्लास में आप किसी और बंदे को बैठा दें या आपके लिए वो कोई और ऑनलाइन पेपर करे, सो वो अनएथिकल है। सो हम ये देखते हैं कि किसी भी किसी एक ह्यूमन के बिहेवियर में जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जिसको पता हो कि जी व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ बैड, सो उनको इस चीज़ के बारे में डिफरेंशिएशन हो। फिर अपने कल्चर एस्पेक्ट को भी देके, सोसाइटी एस्पेक्ट को भी देके, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को भी देके, इस तरीके से हम लोग अपना जो हमने जो प्लानिंग की होती है, ऑर्गेनाइजिंग, वो सब कुछ हम एथिक्स को देखते हुए करते हैं। डाइवर्सिटी आ गई, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी डाइवर्सिटी होगी उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। लेट्स सपोज आपके पास हर रिलीजन का बंदा काम कर रहा है, हर एज का बंदा काम कर रहा है, हर रेस का बंदा काम कर रहा है, सो मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज़ फिर बहुत आती हैं, आपकी स्ट्रेंथ होती है बेसिकली ये। आप अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज़ करना शुरू कर देते हो। सो आप लोग ये देखो कि जितने आप डाइवर्सिफ़ाई हो उतने ही आप लोगों के लिए बेटर है, आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, आप लोग की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और डाइवर्स और मल्टीकल्चरल वर्कफोर्स जो है ना, वो चैलेंजिंग भी होती है, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है, एनवायरनमेंट होता है, लेट्स सपोज रमज़ान है, अब वो लोग रोज़े, एक नॉन मुस्लिम रोज़ा नहीं रखता लेकिन मुस्लिम रोज़ा रखेगा, तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये अपॉर्चुनिटीज़ भी है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे अब हमें इस्लाम भी बताता है ना कि आप बजाय इसके कि आप लोगों को कहें कि जी ये काम ना करें, ये काम करें, तो आप खुद उनके सामने वो हरकतें ना करो और अच्छी-अच्छी हरकतें करो, ताकि वो इस तरीके से इस्लाम की तरफ राग़िब हों। अब ये डाइवर्सिटी, ये अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए। डाइवर्सिटी जो होती है ना, वो बायसनेस कैसे अकर करती है, प्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है ना कि जी आप लोग देखते हो, लेट्स सपोज आप लोगों की एक ओपिनियन होती है, ठीक है? लेकिन वो किसी रीज़न पे बेस नहीं होती, वो किसी एक्सपीरियंस पे बेस नहीं होती, लेकिन वो किसी को हर्ट कर रही होती है, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन होती है, हाँ जी, अब ये सब फीमेल्स को ले रहे हैं, सब मेल्स को ले रहे हैं, या जो यंग हैं उनको नहीं ले रहे, एज्ड को ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कैसे करें, ठीक है? इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट की बात करें, सो ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है, बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस होती है कि वुमेन की या माइनॉरिटीज़ की जो एफर्ट्स होती है उनको टॉप रैंकिंग तक पहुंचाने या उससे मतलब पहुंचने तक रोकने के लिए होती है कि जी वुमेन है या माइनॉरिटी है, इनकी एफर्ट्स को इतना आगे मत बढ़ाओ, खुद ही आगे बढ़ते हैं, उनके काम को खुद यूटिलाइज करते हैं। सो ये बायसनेस भी अकर कर सकती है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डाइवर्स रखो कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा रुझान हो। चैलेंज आप उसको कम से कम मतलब मिनिमाइज़ करने की कोशिश किया करें आप लोग। इसके बाद हमारे पास कैरियर्स आ गए। सो कैरियर्स में ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ। अच्छा, हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 किस्म के लोग काम करते हैं। एक हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक हमारे पास पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं या विजिटिंग हम उनको कह सकते हैं, और एक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं या फ्रीलांसर, ठीक है जी। अब ये तीनों में अगर आप इस पिक्चर को देखें, तो ये कहीं न कहीं पे मैच भी करें, क्योंकि इनकी इंटरेक्शन भी आपस में होती है, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम इसका अपना आउटपुट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये अपने बाकी कामों को भी देता है और ये अपने बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को भी देखता रहता है। सो मेक श्योर कि आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशंस में
सबसे पहले तो फोकस करें कि आपके पास परमानेंट वर्कर्स हों, लेकिन परमानेंट वर्कर्स के बाद आप लोग फ्रीलांसर को भी रखें और टेम्पररी को भी रखें। क्यों रखें? क्योंकि उनके पास मार्केट में इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करते हैं। लेट्स सपोज हम बात करते हैं ब्रेन्स की। तो हमने अब्बासिन यूनिवर्सिटी से एक टीचर को विजिटिंग पे रखा हुआ था। उसने फिर हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि जी अब्बासिन यूनिवर्सिटी हाइब्रिड सिस्टम चला रही है कि जी ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है। एंड जो जिनके लिए इश्यूज होते हैं या आउट ऑफ कंट्रीज होते हैं तो उनके लिए हम ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। सो अब उसका हमें फ़ायदा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में देख लें, लेट्स सपोज आसिफ साहब की बात कर लें, वो एक जिस तरह मैंने कम्युनिकेशन की स्लाइड में जिक्र किया था उसके लिए। सो वो हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं, वो इनकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। सो ये बेसिकली एक शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मतलब हम रेफ़र करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट होता है। आप लोगों के करियर्स पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बेसिकली इन 3 किस्म के जो वर्कर्स होते हैं वो इस पे बेस हो तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है तो वो मतलब टेम्पररी, पार्ट टाइम या फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट ये मिनिमम रखें, परमानेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ऑर्गेनाइजेशन को फिर क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो किसी एक जगह पे काम कर रहे होते हैं। ये हम उसको कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहे हैं, हम उसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग इसको गलत ले रहे हैं। लेट्स सपोज पाँच छः लोग हैं और वो किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं और उनकी सेल्स बढ़ रही है। लेट्स सपोज एक कंपनी एक प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम ये कह सकते हैं कि जी जिस प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रही है, जिस सर्विस की सेल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन से, और ये सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। ये आपको यूज़फुल गुड्स देता है या सर्विस देता है जो कि सोसाइटी को इनडायरेक्टली वैल्यू देती है और मतलब कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे आप लोग अगर देख सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस की एक पिक्चर से इससे अंदाज़ा लगा लें। ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है लेट्स सपोज, या सॉरी बल्कि यहाँ से डिस्कस करें। और एनवायरनमेंट हमें क्या देती है? एनवायरनमेंट हमें ह्यूमन, ठीक है, पैसा देती है, रिसोर्सेज देती है, टेक्नोलॉजी लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं मार्केट से। ये हमारे पास रिसोर्स इनपुट हो गया। जितने आप लोग के पास रिसोर्स इनपुट ज़्यादा होंगे, टैलेंटेड पीपल होंगे आप लोग के साथ, फाइनेंशियली आप लोग ऐसे मतलब मनी स्ट्रांग होगा, आप लोग के पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग हैं, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ये फिर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएट होती है या ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएट करवाता है कि जी वर्क एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इनटू आउटपुट्स। अब वो इन सब को मिला के जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग वो सब जो होती है तो वो यहाँ पे फिर उसको आउटपुट की शेप में ट्रांसफ़र करता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। एंड में हमारे पास प्रोडक्ट आउटपुट या सर्विस आउटपुट होता है जिसमें हमारे पास फिनिश गुड्स एंड सर्विस होते हैं। एग्जाम्पल ले एक मेडिसिन की, आपके पास फार्मासिस्ट है, आपके पास मनी है, आपके पास लैब्स हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास फार्मूलेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ आप लेकर आते हो। ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, उसकी प्रोसेस होती है, एडिंग मिक्सिंग जो भी उसका प्रोसेस होता है वो सब कुछ होता है। एंड में आपके पास एक प्रिपेयर्ड मेडिसिन शेप आ जाती है, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट सप्लाइज, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यूज एंड द एनवायरनमेंट कंज्यूम्स। यहाँ से फिर हमारे पास फीडबैक आता है। अगर लेट्स सपोज जो इवोल्यूशन होती है ना, वो कंट्रोल जो होता है वो यहाँ सबसे पहले होता है कि जी यहाँ से लेकर यहाँ, अगर लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट उस स्टेज पे ना हो या उस किस्म की उसकी वैल्यू ना हो, तो यहाँ पे आप लोग देखें जी यहाँ पे कोई गलती हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आप फिर मज़ीद वापस आ जाते हो कि जी इसमें मज़ीद हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की तरफ। तो अब उसमें देखें हमने जो डिस्कशन की थी ना कि जी ऑर्गेनाइजेशन जो वैल्यू क्रिएट करती है। सो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए कि जी वैल्यू क्रिएशन जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएट होती है सो मीन्स कि आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, आपके प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स की रिकग्निशन होती है, आपकी रिकग्निशन होती है, आपके स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होता है, आपका ब्रांड इमेज बढ़ता है, आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, आप रिनोन होते हैं, आप मतलब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके कस्टमर्स में इंक्रीज़ होता है, आपके कस्टमर जो है वो रिटेन रहते हैं, लॉयल होते हैं आप लोगों के पास।
अब जिस तरह इधर से करके कि जी वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एड्स वैल्यू टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज इनपुट एंड व्हेन वैल्यू क्रिएशन अकर्स बिजनेस अर्न्स अ प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐड वेल्थ टू द सोसाइटी। अब इन्होंने नॉन प्रॉफिट का भी कहा है और बिजनेस का भी कहा है, लेकिन वैल्यू तब क्रिएट होती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने ऑपरेशंस होते हैं उसमें बेसिकली वो वैल्यू ऐड करें। ठीक है, मतलब क्वालिटी के हवाले से कि जी हम रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, मटेरियल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। जितना वो एक स्टैंडर्ड के थ्रू चलेंगे उतनी ही आपकी वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगी, उतनी ही आपकी प्रोडक्ट जो होगी फिनिश गुड या सर्विसेज वो एक वैल्यू प्रोडक्ट गुड कहलाएगी या वैल्यू सर्विस कहलाएगी। वैल्यू क्रिएशन अकर जब वैल्यू क्रिएट होती है तो बिजनेस जो होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, और नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सोसाइटी को इंफॉर्मेशन देती हैं, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करती है, मीन सोसाइटी की वेल्थ में इंक्रीज करती है। इस तरीके से इसको देख लें। सो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के हवाले से। फिर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में आप लोग देखें प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस efficiency. For productivity, an overall measure of the quantity and quality of work performance with resources utilization and taken into account. अब जितनी आपकी क्वांटिटी है या क्वालिटी मतलब जितने आप लोगों ने, लेट सपोज आप लोगों के पास जितने प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी, ठीक है, फिर आप लोगों ने किस तरीके से उन प्रोडक्ट्स को बनाया था या सर्विस किस तरीके से डेवलप हुए थे, उस क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस वो आप लोग देखते हैं। फिर एंड में आप लोग साथ में ये भी देखिए जी जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन थी। अब इन सब चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग मैयर करते हैं कि जी ये हमारे पास रिसोर्सेज थे, इस तरीके से हम इस मेथड के थ्रू हमने काम किया था और हमारे पास इतने यूनिट्स आएंगे। तो ये क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। मतलब आप लोगों ने क्वांटिटी, क्वालिटी और रिसोर्सेज की इन तीन चीज़ों को कंबाइनली मेजर करना है, देन आपकी प्रोडक्टिविटी का आपको पता चलता है। इसके अगेंस्ट आप लोग देख ले परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस एंड आउटपुट मेजर ऑफ टास्क और गोल अकॉम्प्लिशमेंट। अब जब आपका एक गोल अचीव हो जाए या आप एक टास्क अचीव हो जाए उसकी आउटपुट को आप मेजर करते हैं। ठीक है, हमारी कॉस्ट कितनी आई, हमारा गोल कितना अचीव हुआ, 100% अचीव हुआ, 90%, इसमें एरर्स कितने थे, इसमें हमने टाइमली ये सब चीज़ हुई, रिव्यूज़ क्या आए थे, फीडबैक क्या आ रहा है। सो यहाँ पे आप लोग इफेक्टिवनेस की बात करते हो। एंड देन परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड इनपुट मेजर ऑफ द रिसोर्सेज कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गोल अकॉम्प्लिशमेंट। यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जी मुझे गोल अकॉम्प्लिशमेंट में मैं कॉस्ट की कितनी इनपुट आएगी मेरी। ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड होती है कि जी आप मतलब मेन गोल तो ये होता है ना कि जी आप लोग अपने फाइनेंसेस कम से कम यूटिलाइज करें। सो अगेन आप लोग देखते हो कि जी हम लोग कितनी कॉस्ट मतलब हमारी कितनी कॉस्ट यूटिलाइजेशन होगी इस टास्क को अचीव करने के लिए या गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है जी प्रोडक्टिविटी एंड द डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। अब इधर देख ले गोल अटेनमेंट है और इधर देख ले रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। अगर आप लेट सपोज नीदर इफेक्टिव नॉर इफेक्टिव, मतलब आप गोल अटेनमेंट पे भी इतना फोकस नहीं कर रहे हो और आप कॉस्ट भी मतलब मनी की इन्वेस्टमेंट भी आप लोग की कम है, सुना तो आपके गोल अचीव होंगे और आपके रिसोर्सेज सारा वेस्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज आप लोग गोल अचीव तो कर लेते हो लेकिन आपकी रिसोर्सेज मतलब आप लोगों ने एक्स्ट्रा अमाउंट की मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट आप लोग एक्स्ट्रा पेमेंट आप लोगों ने कर दी, एक्स्ट्रा टाइम भी लगा लिया। ठीक है, आप लोगों का तो गोल अचीव हो गया, इफेक्टिव तो हो गया, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि आपने कोई सेविंग नहीं की और उल्टा आपके रिसोर्सेज ज़ाया हो गए। मतलब आप जो मनी किसी और जगह सेव आउट कर सकते थे आप लोगों ने वो यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया। इस तरीके से देख लो जी, नॉट इफेक्टिव बट एफिशिएंट, गोल नॉट अचीव नॉट वेस्टेज रिसोर्सेज। यहाँ पे आप लोग कहते हो कि जी इफेक्टिव तो नहीं है, ठीक है मेरा थोड़ा टाइम भी लग गया है लेकिन मेरे पैसे भी बच गए, मेरा गोल उस तरीके से अचीव तो नहीं हुआ लेकिन मेरे पैसे बच गए। अब वो इफेक्टिव नहीं है लेकिन एफिशिएंट है क्योंकि आपने एटलीस्ट रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन आप लोगों ने इस तरीके से नहीं की, मतलब वो वेस्ट नहीं हुए, तो ये गुड आ जाता है। लेकिन अब एक तरफ ये हाई है लेकिन यहाँ पे आपके पैसे लग रहे हैं और एक तरफ ये है गोल अटेनमेंट भी हो रही है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी कि जी गोल्स भी अचीव हो गए, नो वेस्टेड सोर्सेज और हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब टाइमली डिसीजन हुआ, जहाँ पे कॉस्ट की ज़रूरत है आपने आप लोगों ने उधर उतनी इन्वेस्टमेंट की, आप लोगों ने अच्छे टैलेंटेड पीपल को हायर किया था, कोऑर्डिनेशन थी, कम्युनिकेशन थी, मैनेजमेंट स्टाइल्स थे, आप लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, ये सब कुछ। तो यहाँ कोशिश करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो हो वो यहाँ पे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट करें कि जी गोल्स भी अचीव हो और आपके रिसोर्सेज फजूल वेस्ट ना हो।
सो आप लोगों की हाई प्रोडक्टिविटी होती है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस करती हैं। अब एप्पल की एग्जांपल ले लें, वो इस तरफ जा रही है। सैमसंग की जो नए चाइनीज़ मोबाइल है इसकी तरफ ले लें। इधर वो टेक्नो फोन्स हैं, ये भी चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन वो इस तरफ जा रही है। वो गुड है, लेकिन वो गोल्स प्रॉपरली अचीव नहीं कर रही। सो ये देख लें। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजर। अब ह्यूमन रिसोर्स की मतलब लोगों की और मैनेजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ये लोग कहते हैं कि जी पीपल वो कोई कॉस्ट तो नहीं कि आप कंट्रोल कर सको। सो मेक श्योर कि आप जो हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो लोगों को एज ए वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक एसेट्स कंसिडर करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि जी इनके पास टैलेंट है, ये हमारे स्किल्सफुल वर्कर हैं, ये इनकी मैनेजरियल स्किल्स भी हैं, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ये सब लोग इसको देखते हैं। सो आप लोग इनको देख लो कि जी ये उनके एक एसेट कंसिडर करते हैं, रादर देन एक बोझ की कि जी ये किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं। नहीं, वो इनको देखते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मैनेजर को देख लो, सो मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट पीपल आर ट्रीटेड एज स्ट्रेटेजिक एसेट्स। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हर एम्प्लॉय को एज ए एसेट कंसिडर करे। ये ना देखे कि जी इस मैनेजर की परफॉर्मेंस कम है, उस मैनेजर की परफॉर्मेंस कम होगी, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, आप उसकी डेवलपमेंट करो, ठीक है, ताकि उसकी स्किल्स ग्रूम हो। सो ये बेसिकली आप, क्योंकि यही लोग होते हैं, यही एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बढ़ाती हैं। मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं किन लोगों को? अदर वर्कर्स को। किसी एम्प्लॉय को कोई इशू होता है, वो मैनेजर के पास जाते हैं और मैनेजर उसको सपोर्ट करे, उसको कोई अल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड करे, क्योंकि मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाकी लोगों के लिए। द पीपल हु मैनेजर हेल्प्स आर द वंस हु टास्क प्रेजेंट द रियल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वो यही लोग होते हैं जो कि आप लोगों के जो टास्क होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों के काम करता है। सो मेक श्योर कि मैनेजर जो होता है, सो वो एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो आप लोग इसमें ये देख लें कि मैनेजर ही मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ना, कि वो उनको एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन क्रिएट करे। और ये लोग जो होते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। जब आप उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ उनको इशू सॉल्व आउट करके देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सो इतने ही वो एफिशिएंटली काम करते हैं, इफेक्टिवली काम करते हैं। सो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में आपके लिए अच्छा साबित होता है। इसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट देख लें। हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, टॉप मैनेजर्स हैं, मिडल मैनेजर्स और टीम लीडर्स। सो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन रन राइट। जो ओनर्स होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से चले। टॉप मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फॉर इट्स मेजर पार्ट। अब मैं आपको इसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जी ब्रेन्स की एग्जांपल लें। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कौन हो गए? आपका वाइस चांसलर हो गया है, आपके ओनर हो गए हैं, वो चाहते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम करे। टॉप मैनेजर्स कौन हो गए? आपके रजिस्ट्रार हो गए, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, आपके डिपार्टमेंट के हेड्स हो गए, ठीक है जी। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, किसी भी एक पार्ट में या ओवरऑल। फिर मिडिल मैनेजर्स को देख लें। मिडिल मैनेजर्स में फिर हम आते हैं, ओवरसी लार्ज डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स, कि जी हम दो सब्जेक्ट्स को भी देखते हैं, हम क्लासेस को भी देखते हैं, हम टाइमिंग्स को भी देखते हैं। और फिर टीम लीडर्स में देख लें, कोऑर्डिनेटर को देख लें जी, मैडम बलवाशा को देख लें। सुपरवाइज नॉन मैनेजरियल वर्क। अच्छा, यहाँ पे सुपरवाइज नॉन मैनेजरियल वर्क लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये इसमें मैनेजरियल इन्वॉल्व होता है कि जी वो देखते हैं कि जी लोग एक टीचर है वो प्रॉपर तरीके से क्लास ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और उसके अगेंस्ट वो फीडबैक देता है। सो यहाँ तक तो नॉन मैनेजरियल है, लेकिन स्टिल आप लोग उसमें देखें कि इसमें फिर भी मैनेजरियल वर्क इन्वॉल्व होता है थोड़ा बहुत। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन आ गया? जी टिपिकल बिजनेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए। टॉप मैनेजर्स में हमारे पास सीईओ आ गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मिडल मैनेजर्स में डिवीजन ऑफ मैनेजर, रीजन मैनेजर, प्लांट मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर में डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजर, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना। और फिर ये हमारे पास नॉन मैनेजरियल वर्क होता है, जो हमारे पास गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। इस तरीके से नॉन प्रॉफिट में देख लें ये इनको लेकिन हम जब बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लोकली हम ज़्यादातर इसकी बात करते हैं टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और फ्रंट लाइन मैनेजर्स। फिर इसको हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। हम ये फर्स्ट वन को और लास्ट वन को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें तो वेल एंड गुड। अगर आपसे क्वेश्चन रेज होता है तो आप इन तीनों को एक्सप्लेन करें एंड देन इसमें कहें कि जी ओवरऑल हमारे पास टिपिकल बिजनेस का एक एक्सपेक्ट होता है और ये हमारे पास नॉन मैनेजरियल वर्कर का एक्सपेक्ट होता है। इसके अंडर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मैनेजर्स वही अगेन ये रिपीट हो गई है, तो आई थिंक लास्ट उसमें डिस्कस किया था, लाइन मैनेजर, स्टाफ मैनेजर्स।
सो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 टू 8 है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। पेपर के हवाले से भी कोई डिस्कशन होगी, आप लोग के 3 क्वेश्चंस होंगे, तीनों के तीनों अटेम्प्ट करने होंगे। मेक श्योर मैं डिस्कस करूँगा कि मैं 4 क्वेश्चंस दूँ, एक चॉइस में छोड़ दूँ। सो वो अगर उन लोगों ने मुझे परमिशन दी। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।